everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to the video of Polity and Social Issues के Current Affairs, that is from the weekly 28th May to the 4th of June. तो पिछले हफ्ते जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहे थे रिगार्डिंग दीज टू सब्जेक्ट्स उनको हम डिस्कस करेंगे आज डिटेल में. तो हम देखते हैं कि भी हमने आज कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं. फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा मेकेदातु प्रोजेक्ट. हम देखेंगे कि भाई बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या, ये न्यूज़ में क्यों रहा है और जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट होते हैं वाटर के रिगार्डिंग इनको सॉल्व करने के लिए क्या मैकेनिज्म अपनाया जाता है बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. इसको अच्छे से पढ़ेंगे. नेक्स्ट है अपना सेडिशन लॉ इन इंडिया एंड रीसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग. अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो सेडिशन का लॉ है 124A ऑफ आईपीसी इसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट इसका यूज़ हो रहा है कि भाई जहाँ पर हम सिर्फ वायलेंस की बात करते थे कि अगर किसी कोर्ट से किसी सेंटेंस से वायलेंस अगर जनरेट हो रही है देन ओनली दैट एक्ट शुड बी द सेडिशियस एक्ट. बट अभी सिर्फ अगर हम किसी गवर्नमेंट की भी क्रिटिसिज्म करते हैं तो फिर अल्टीमेटली तब भी सेडिशन लॉ काफ़ी ज़्यादा लगाया जाता है. तो हम देखेंगे कि भाई ये क्या लॉ है, इसके क्या वे फॉरवर्ड होने चाहिए, क्या इस लॉ के पॉजिटिव्स थे और क्या इस लॉज के अभी नेगेटिव्स चल रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे ACCR पोर्टल एंड आयुष संजीवनी ऐप. अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अपनी ये ACCR पोर्टल को लॉन्च किया है जिसमें इन लोगों ने ये बताया है कि बाय द यूसेज ऑफ आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड आपका होम्योपैथी, इन सबको यूज करके कैसे कई सारे केसेस जो एलोपैथी नहीं सॉल्व कर पाई है उसको इन सारे सिस्टम्स ने मिलकर ठीक कर दिया है. तो वो जो पूरे केसेस हैं वो उस पोर्टल पर लिखे होंगे ACCR पोर्टल पर, ताकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस जनरेट हो कि भाई सिर्फ एलोपैथी ही कोई सोल्यूशन नहीं है, ये सब चीजें भी एज अ सोल्यूशन काम आ सकती हैं टू ट्रीट द डिजीजेस. नेक्स्ट हम करेंगे PM केयर्स फॉर द चिल्ड्रन. रिसेंटली नई स्कीम लॉन्च की गई है बाय द प्राइम मिनिस्टर जिसमें जितने भी ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप कोरोना की वजह से चले गए उन बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिए, उनकी इमोशनल बैक के लिए काफ़ी सारी एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनके हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा पूरा का पूरा सरकार उठाएगी. तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई क्या ये स्कीम है और इसकी वजह से क्या बेनिफिट्स पहुंचेंगे टू द चिल्ड्रन एंड टू द सोसाइटी एज अ होल. नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी एंड द रिगार्डिंग द डाउरी डेथ्स. अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा है कि जो 304B सेक्शन है आईपीसी का दैट इज रिगार्डिंग टू द डाउरी डेथ्स, उस वजह से इस सेक्शन का बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है. तो इस सेक्शन में जो भी एक टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं उनको दोबारा से री इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये जो टर्म लिखी हुई है इसका हम इस तरीके से भी इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं. तो कौन कौन सी वो टर्म्स हैं, उनका क्या क्या लिबरल इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है अपना वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे. अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 30 ऑफ जनवरी को ये वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे के तौर पर मनाने की बात करी है. हमारे काम के लिए ये चीज है कि व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस और इंडिया में उसको लेकर क्या क्या पॉलिसीज, क्या क्या स्कीम्स सरकार द्वारा चलाई गई हैं कि इन डिजीज को कम से कम होने से बचाया जा सके. तो चलो अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग मेकेदातु प्रोजेक्ट से. न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली ये जो प्रोजेक्ट जहां पर लगना है वहां पर एनजीटी ने कर्नाटका गवर्नमेंट के लिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए एक जॉइंट कमेटी का गठन किया था जिसको ये बताया गया था कि भाई आप ये रिसर्च करो कि उस एरिया में कितना ज़्यादा अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं. तो लेकिन जब तक ये जॉइंट कमेटी अपनी इस रिपोर्ट को नहीं रिलीज कर देगी, रिकमेंड नहीं कर देगी कि भाई किस तरीके से अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज चालू है वहां पर, तो तब तक कर्नाटका गवर्नमेंट का जो मेकेदातु प्रोजेक्ट है ये नहीं शुरू हो पाएगा. तो इस वजह से कर्नाटका गवर्नमेंट ने एनजीटी के उस डिसीजन के खिलाफ PIL फाइल करी है एनजीटी में ही कि भाई इस जॉइंट कमेटी के रिकमेंडेशन पर कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाने वाला ये प्रोजेक्ट नहीं रुकना चाहिए. तो इसलिए तो ये न्यूज़ में था.
बट हमारे काम की ये चीज है कि भाई व्हाट डू वी मीन बाय दिस प्रोजेक्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड व्हाट आर द बेसिस ऑफ द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो हम पहले देख लेते हैं कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पर है। ये जो प्रोजेक्ट है ये है आपका कावेरी रिवर, और जहां पर उसकी अर्कावती ट्रिब्यूटरी आपस में मीट करती हैं वहां पर ये है आपका मेकेदातु प्रोजेक्ट। कावेरी रिवर जहां से निकलती है उसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है अर्कावती, उन दोनों के कॉन्फ्लुएंस पर अगर हम देखें कावेरी रिवर इस तरीके से आ रही है, अर्कावती रिवर के इसके कॉन्फ्लुएंस पर जो है आपका ये मेकेदातु प्रोजेक्ट बनाया गया है। एक बार इसको चेक कर लेना कि लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है ना। मेरे को लेफ्ट हैंड याद आ रही है बट कहीं ना कहीं दिमाग में मेरे ये है कि राइट हैंड भी हो सकती है, तो इसको एक बार चेक कर लेना। बट ये जो प्रोजेक्ट है दैट इज प्रेजेंट ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दीज टू रिवर्स। सही है। चलो, इसका बेसिकली फंक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। मेकेदातु प्रोजेक्ट बेसिकली एक डैम बनाएगा जहां पर ये दोनों रिवर्स मीट कर रही हैं, और खास करके इसका ये जो स्टोरेज का पानी होगा, डैम के पीछे जो रिजर्वायर होता है उसका पानी खास करके बेंगलोर सिटी के लिए ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस के लिए इसको पूरा किया जाएगा। लेकिन इसी तर्ज पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो कावेरी रिवर है ये कर्नाटका से होती हुई तमिलनाडु में आती है, तो वाई कर्नाटका इज टेकिंग यूनिलेटरल स्टेप कि भाई डैम बनाना है, क्योंकि जो भी अपर राइपेरियन स्टेट होता है किसी भी रिवर का उसके पास ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं एज कंपेयर टू द लोअर राइपेरियन स्टेट। तो तमिलनाडु इज द लोअर राइपेरियन स्टेट, उसको ये दिक्कत है कि भाई अगर वहां पर डैम बन गया, वहां पर रिजर्वायर क्रिएट अगर हो गया, तो फिर जो पानी तमिलनाडु गवर्नमेंट को चाहिए है फॉर द इरिगेशन पर्पसेज, फॉर द ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेज, क्योंकि हमें पता है तमिलनाडु में देयर आर मोर नंबर ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस, और राइस की कल्टीवेशन के लिए, चावल की खेती के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो अगर वो पानी वहां के फार्मर्स को नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली देयर वुड बी सम डिस्ट्रेस इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसको थोड़ा सा हर सरकार चाहती है कि भाई वो एज पर ही रहे, ज्यादा दिक्कत ना पैदा करे वो। तो इसे तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है अपने इस स्टैंड पर बरकरार है कि मेकेदातु प्रोजेक्ट विल नॉट बी स्टार्टेड। ठीक है, तो बेसिकली इशू यही है कि एक तो इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि भाई एक तो पावर जनरेशन का है, साथ में इरिगेशन पर्पसेस के लिए पानी प्रोवाइड करना, और साथ में ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकली फॉर द बेंगलोर सिटी उसके लिए पानी प्रोवाइड करना इज द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसको लॉन्च तो काफी देर से पहले किया हुआ है कर्नाटका गवर्नमेंट ने, लेकिन जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लगाते हो, कोई स्टार्ट करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो फिर आपको पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर से लेनी पड़ती है परमिशन, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से भी लेनी पड़ती है अगर वो प्रोजेक्ट आपके किसी नेशनल पार्क, किसी प्रोटेक्टेड एरिया से होकर अगर उसमें प्रेजेंट है तो। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पड़ता है, तो 63% ऑफ द एरिया इज लाइंग विद इन द कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया में, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, चाहे वो नेशनल पार्क हो, चाहे वो बायोस्फीयर रिजर्व हो, तो वहां पर अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है तो फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से परमिशन चाहिए है। तो इस प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ वाटर से तो परमिशन मिल चुकी थी ऑलरेडी, बट अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वाली पेंडिंग थी, तो इस वजह से क्या है, ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया गया इसके द्वारा, कि भाई अभी काफी ज्यादा जो है हर्डल्स इसको झेलनी पड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है वाई तमिलनाडु इज अपोजिंग द प्रोजेक्ट। ये हमने डिस्कस किया ही है अभी कि वाई, बिकॉज तमिलनाडु में राइस की कल्टीवेशन है, तमिलनाडु इज द लोअर राइपेरियन स्टेट, और साथ में जो तमिलनाडु है वो ये भी कह रहा है कि भले ही कर्नाटका गवर्नमेंट ये कह दे कि हम लोग इसका पानी, रिजर्वायर का पानी सिर्फ और सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस के लिए ही यूज करेंगे फॉर द बेंगलोर सिटी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका पानी इरिगेशन के लिए भी यूज किया जाएगा बाय द फार्मर्स ऑफ कर्नाटका, और जितना ज्यादा पानी कर्नाटका के फार्मर्स ले जाएंगे उतना ही कम पानी तमिलनाडु वालों के लिए बच जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जहां पर तमिलनाडु के फार्मर्स का इंटरेस्ट इज नॉट इन द कॉन्सोनेंस विद द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स ऑफ कर्नाटका। तो इस वजह से थोड़ा सा ऑपोजिशन चलता रहता है, और तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जब तक कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक कोई भी प्रोजेक्ट उस रिवर पर बनाना इज इलीगल।
तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं, खास करके पॉलिटिकल इश्यूज, जहां पर तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में अभी ठनी हुई है। अभी इतना ज़्यादा चीज़ें प्रोग्रेसिव दिखाई नहीं दे रही हैं। बट हमारे लिए काम का ये है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय मेकेदातु प्रोजेक्ट, कौन सी ये रिवर पर है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड व्हाट आर द बेसिक इश्यूज बिटवीन तमिलनाडु एंड द कर्नाटका गवर्नमेंट। चलो, अगर हम देखें कि भाई वैसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट किस तरीके से डील किए जाते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 262, जो ये कहता है कि सारी की सारी पावर पार्लियामेंट के हाथ में है। पार्लियामेंट जिस तरीके का लॉ बनाएगी कि भाई इस इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को ऐसे सॉल्व करना है, इस तरीके की चीजें डील करनी है, वही जो प्रोसेस है वो अपनाया जाएगा। तो दैट द पावर इज विद इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट ये कह सकती है कि भाई ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना ही कोई अदर कोर्ट, ना ही कोई एनजीटी कोई भी फैसला नहीं सुनाएगा ऑन द इश्यूज ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो जब कोई कोर्ट नहीं सुना रहा है तो फिर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी और तरीके का मैकेनिज्म लेकर आए टू सॉल्व द इश्यूज ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो उसी के चलते हुए पार्लियामेंट ने एक लॉ लेकर आया है, दैट इज इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट 1956 एक्ट। इस एक्ट के अंदर बेसिकली है क्या, इस एक्ट में अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है कि भाई हमारे दो स्टेट्स के बीच में ये थोड़ा सा इशू चल रहा है पानी का, रिवर के पानी का, तो आप सॉल्व करवा दो, तो सेंटर के पास ये पावर है कि दोनों पार्टीज को बिठाए, उन दोनों की बातचीत करवाए। अगर नेगोशिएशन से हल नहीं निकलता है कि भाई दोनों एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, तो फिर इशू सॉल्व होगा ही नहीं कभी। लेकिन अगर नेगोशिएशन से सॉल्व हो जाता है तो वेरी वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर एक ट्रिब्यूनल बिठाया जाएगा, दैट इज वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल is constituted for the adjudication of the water dispute। तो हर एक डिस्प्यूट के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बिठाया जाता है। अगर कावेरी रिवर के ऊपर कोई डिस्प्यूट है तो कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल बिठाया जाएगा। अगर महानदी रिवर के ऊपर कोई डिस्प्यूट है बिटवीन द टू स्टेट्स तो फिर महानदी वाटर ट्रिब्यूनल बिठाया जाएगा। अगर सतलुज रिवर के ऊपर कोई इशू है बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब तो फिर सतलुज वाटर ट्रिब्यूनल बिठाया जाएगा। तो हर एक अलग इशू के लिए हर एक अलग ट्रिब्यूनल का जो गठन करना है, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसी वजह से क्या बिठाया गया था, कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, बट उसके जो जितने भी रिजल्ट्स आते हैं, जितने भी वर्डिक्ट्स आते हैं, उसको या तो कोई गवर्नमेंट मानती नहीं है या फिर मानने से मना कर देती है कि भाई हमारे हक में नहीं है, हम नहीं मान सकते इसे। तो ये चीजें क्या है, चलती चली जाती हैं विद द जनरेशंस। एक वाटर ट्रिब्यूनल जो है इसका बेसिकली ये बताया गया था कि इसके पास टाइम पीरियड है 1 साल का, कि भाई विद इन मैंडेटेड 1 ईयर टाइम फ्रेम टू सेट अप द वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एंड ऑल्सो अ 3 ईयर टाइम फ्रेम टू गिव अ डिसीजन। कि जब कोई इशू निकलकर सामने आता है तो फिर 1 साल के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल को सेटअप करना होगा और वो ट्रिब्यूनल विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स अपना डिसीजन सुनाएगा और वो डिसीजन दोनों ही पार्टीज पर बाइंडिंग होगा, जितनी पार्टीज हैं किसी भी डिस्प्यूट को लेकर। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि भाई जितने भी ट्रिब्यूनल्स के डिसीजंस हैं, कई गवर्नमेंट मान लेती हैं, कई नहीं मानती हैं। तो ये चीजें क्या है, जनरेशन टू जनरेशन चलती ही चली जाती हैं। लेकिन अगर हम बेसिक मैकेनिज्म की बात करें तो दिस इज दी मैकेनिज्म जहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स आपस में अगर ढंग से बैठकर बातचीत सॉल्व नहीं कर पा रही हैं तो फिर अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक ट्रिब्यूनल बैठाया जाएगा जो उनकी बातों को सुनेगा और अल्टीमेटली डिसीजन अपना बताएगा। ठीक है, चलो अगर हम देखें वे फॉरवर्ड कि भाई जब दोनों ही स्टेट्स आपस में कोई चीजें मानने से मना कर देते हैं तो फिर क्या किया जाए, किसी भी ऐसे रिवर डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देयर आर सम सजेशंस दैट हैज बीन गिवन बाय वेरियस कमीशंस व्हिच हैज बीन सेट अप टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ इश्यूज। तो कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि भाई वो कहते हैं कि आप रीजनल अप्रोच को बताओ। रीजनल अप्रोच एज द सॉल्यूशन लाइज इन द कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन नॉट इन द कॉन्फ्लिक्ट। जब तक दोनों स्टेट्स आपस में ये लगे हुए हैं कि भाई मेरा सारा रिवर का पानी मेरा ही है या फिर मैं तुम्हें कोई पानी का एक बूंद भी नहीं दूंगा, तब तक तो चीजें देखो सॉल्व होंगी नहीं। तो बेहतर यही है कि भाई दोनों पार्टीज, जितनी पार्टीज उस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग हैं, आपस में बैठें और ये डिसीजन लें कि भाई किस तरीके से चीजों को सॉल्व करना है। और ये जो पानी है, पानी डज नॉट बिलोंग टू एनी वन स्टेट, इट बिलोंग्स टू ऑल द स्टेट्स।
तो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितना नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वहां पर, जितना नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, उसके हिसाब से हर स्टेट को पानी मिलना चाहिए। अगर पॉपुलेशन कम है तो कम पानी में गुजारा चल जाएगा, लेकिन पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो ज्यादा पानी चाहिए होगा, है ना। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन इज द की, नॉट द कॉन्फ्लिक्ट। एक तो ये सजेशन दिया सरकार या कमीशन ने। सेकंड सजेशन दिया, द प्लानिंग मस्ट बी डन एट द बेसिन लेवल। बेसिन लेवल का मतलब होता है रिवर बेसिन, जहां पर हम कावेरी रिवर का पूरा एरिया और कावेरी रिवर में आने वाली सभी ट्रिब्यूटरीज, चाहे वो लेफ्ट बैंक हो चाहे वो राइट बैंक हो, उन सभी ट्रिब्यूटरीज का एरिया टोटल मिलाकर एक पूरा बेसिन बनाता है कावेरी रिवर का। तो जो प्लानिंग होनी चाहिए किसी भी रिवर के रिगार्डिंग, वो उसके बेसिन लेवल पर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब गंगा को बचाने की बात करते हैं, नमामि गंगे प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं, तो हम ये बोलते हैं गंगा को अगर बचाना है तो वी नीड द बेसिन अप्रोच, वी नीड द रिवर बेसिन अप्रोच। इसका मतलब है गंगा स्टार्टिंग फ्रॉम द गोमुख टू द डेल्टा इन दी बांग्लादेश वाला एरिया, उस पूरे के पूरे एरिया में जितनी भी ट्रिब्यूटरीज आकर मिल रही हैं, उन सभी के पानी कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है, ये सब मिलाकर आप एक प्लानिंग बनाओ। अदरवाइज जो है, अगर सिंपल एक टाइम के लिए पानी आप लड़ते रहोगे तो फिर चीजें सॉल्व नहीं होती। तो इसलिए अगर आपने किसी भी रिवर का पानी का यूसेज करना है तो अप्रोच शुड बी बेसिन लेवल अप्रोच, जहां पर दोनों पार्टीज के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो रिवर की हेल्थ है, द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द रिवर शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। क्योंकि अगर एक बार रिवर की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो गई तो जो पानी कर्नाटका को चाहिए था ना तो उसको मिल रहा है, क्योंकि पानी ही नहीं बचा, पोल्यूटेड पानी हो चुका है, इंडस्ट्री सारा अपना एफ्लुएंट्स उसमें रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ओवरऑल अप्रोच होती है जिसको हम कहते हैं रिवर को अगर बचाना है तो यू नीड द बेसिन लेवल अप्रोच। तो यही रिकमेंडेशन सरकार या कमीशन ने भी दी। कुछ और चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि भाई पानी तो देखो सभी को जरूरत है। कर्नाटका कभी ये नहीं कहेगा कि भाई सारा पानी मैं तमिलनाडु को दे दूंगा, मेरे पास कुछ नए रहे ना रहे मैं तो समझा लूंगा अपने दिल को, ऐसा कभी नहीं होता। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको दोनों की ही रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है तो इसका मतलब आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिवर के वाटर को रिचार्ज करने की जो कैपेसिटीज हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक बात है। तो अदरवाइज जो है लॉन्ग टर्म में पानी का जो लेवल है रिवर का, सिल्टेशन की वजह से या फिर नॉन ड्रेजिंग की वजह से जो धीरे धीरे पोल्यूट होता चला जाएगा और पानी का लेवल भी कम होगा। उस पानी के लेवल कम होने की वजह से जो मरीन लाइफ उस रिवर में एग्जिस्ट कर रही थी उसको भी थोड़ा सा हानि पहुंचेगी। तो सिंपल ये जो डिस्प्यूट है वो किन्हीं दो स्टेट्स का नहीं है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द रिवर। तो रिवर को बचाना है, दोनों स्टेट्स को बचाना है, दोनों स्टेट्स की पॉपुलेशन को भी पानी प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने इस तरीके से चीजों को पढ़ना है रिगार्डिंग दिस करंट अफेयर।